इंटेलिजेंसी आ गई है, तो हमारे यहाँ बहुत सी बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी चैट जीपीटी को देखकर वो बोल रहे हैं कि यही रिलेटेड है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसके बेसिस पर आपका रिसर्च, दीगर रिसर्च पर क्या कहना चाहेंगे, उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें ताकि हम लोग इस चीज़ को भी। यार मेरे जो अपने एक्सपीरियंस है ऑन चैट जीपीटी, आई डिड नॉट फाइंड इट सो हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था कि इसमें देखूं कि ये क्या क्या कहता है, एंड मैंने जहाँ तक नोट किया, मैंने जो चीज़ मांगा था उसे गलत बताया था। इट वॉज इनकरेक्ट, एंड आई फाउंड इट एज अ मोर सुपीरियर फॉर्म ऑफ गूगल, बट रियली मुझे इतना इतना उसका फ़ायदा नहीं लगा जितना लोग कहते हैं। बट हाँ, एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, राइटिंग में बड़ा फ़ायदा आ जाता है कि लिखाई में आपकी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उसका। लेकिन हालांकि मैंने क्योंकि इतना इस्तेमाल नहीं किया चैट जीपीटी, आई कैन नॉट से कि ये रिसर्च से बहुत ही दूर रह जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग it can help you a lot. But I would suggest that use it as a tool. It is not your क्या कहते हैं फाउंडेशनल, इस पे कोई फाउंडेशन आपकी नहीं बन सकती रिसर्च की। आजकल प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्ट है, पता चल जाता है। यू कैन नॉट यूज इट to write your own article or write majority of your own of your whole article. It will help you, so use it as a tool and use it correctly, use it wisely. उसमें काफ़ी मटेरियल जहाँ तक मैंने नोट किया था, आई फाउंड मेजर थिंग्स ऑन इट विच वर इनकरेक्ट अपने मेरे रिसर्च की वाले से। मतलब रिसर्च की मेथडोलॉजी होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, ये मैंने शुरू से भूल गया आपको बताना है। एक होते हैं डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल होता है कि आपने डायरेक्ट एक चीज़ को पढ़ लिया डायरेक्टली, जैसे कि आपने लॉ को पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ लिया जजमेंट्स को पढ़ लिया, देन आफ्टर दैट यू रीड बुक्स, देन आफ्टर दैट यू रीड व्हाट डू वी कॉल these research papers and articles। एक होते हैं फिर empirical, आप उसमें analysis करते हो and things and etc। फिर होते हैं quantitative and qualitative। ये मैं ज़रा सवाल से दूर निकलता हूँ, लेकिन मैं इसे रिलेट अभी करता हूँ। क्वालिटेटिव ये होते हैं कि आप रिसर्च पे ज़्यादातर थ्योरी में जाते हो, क्वालिटी की उसके ऊपर बेस करते हो। क्वांटिटेटिव ये होता है अपने रिसर्च के रिजल्ट साथ करने हैं, जैसे कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, ये जो साइंटिस्ट की रिसर्च होता है, उसमें उन्हें डेटा कलेक्ट करना है कि यार इसे टेस्ट, उसकी टेस्टिंग होते है, डेटा कलेक्ट करते हैं कि जी जी हमारा ये टेस्ट सब्जेक्ट, हमारा ये काम हुआ है, ये रिजल्ट्स निकले, ठीक हो गया। सो एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड, आई डू नॉट सी कि चैट जीपीटी इसमें उस तरह मदद कर सकते हैं जैसे कि इंसान कर सकते हैं। द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड इज फार टू कॉम्प्लेक्स। even then, yes, it is a growing tool, but it is that a tool, it is nothing more. You can use it especially for your writing, but as far as your own research is concerned, आई बिलीव कि आपके अपने जो दिमाग है, आप जो अपने तौर पे पढ़ते हो, अपने तौर पे समझते हो, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। सर ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन सराइज हो रहा है कि कौन से, जो आपने बताया कि हमें एकेडमिक राइटिंग वगैरह, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल तो हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने कैसे पता चले कि जी, हम जी। लोगों ने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? वो कोई ऐसी वेबसाइट हैं जो हमें बता सकेगी कि ये हम लोगों ने आर्टिकल जो राइट किया है, क्या वो उसका सरकमफ्रेंस यही है या नहीं है? उसके लिए क्या हमें पिक्चर्स की ज़रूरी होती है कि हम लोग उस पे आर्टिकल्स में हम लोग कुछ पिक्चर्स अपलोड करें? क्या वो ज़रूरी है या नहीं है? ऐसा कोई मुझे वेबसाइट का नहीं पता जो आपके आर्टिकल की क्वालिटी का पता कर सकते कैसे लिखा हुआ है। एज़ फार एज़ आई एम अवेयर, मुझे नहीं पता इस तरह का कोई वेबसाइट। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो यही है कि पीयर रिव्यू का मुराद ये है कि आप एक किसी दूसरे दोस्त को बोल दो या किसी और को बोल दो, वो आपके आर्टिकल को पढ़ ले, वो फिर उसके अंदर गलतियाँ निकाल देगा। और ये नहीं हो सकता कि मतलब, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके आर्टिकल में गलती ना हो। ह्यूमन एरर एग्जिस्ट, इंसान गलती करता रहता है, तो उस आर्टिकल को रिव्यू करना है। सो पीयर रिव्यू आपने पीयर्स को बता दे, फेलो लॉ स्टूडेंट्स हो आप, या आपके कोई सीनियर होगा, उसको बोल दो, ही विल रिव्यू इट फॉर यू। वो आप वहाँ से गलतियाँ ढूंढ सकते हैं, ठीक हो गया। इवन इफ ही डज नॉट नो अबाउट लीगल रिसर्च as much as someone who does it frequently। ठीक हो गया। ये अगर आपके कोई प्रोफेसर अच्छा खासा भी कह सकते हैं, इस पे आप रिव्यू करें, कमेंट करो क्या मेरी गलतियाँ क्या क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स हैव आई मेड एंड व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव इट, आप वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, जो एक और तरीका ये है कि जब आप वैसे ही सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप पेयर रिव्यू ही करो, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें रिव्यू का रिक्वेस्ट भेज दो, एक्सपीडिएटेड रिव्यू का, और हमें टाइमलाइन बता दो, हम आपके आर्टिकल आपके लिए रिव्यू कर देंगे और हम आपको वापस भेज देंगे।
एंड एज फार एज आई एम अवेयर वो पैसे भी लेते, काफी जर्नल्स के पैसे भी लेते हैं. सो द बेस्ट वे इज ask your peer, ask your friend, your senior, your mentor, your teacher to review it, to comment on it. What have I done wrong and how can I improve it? And if you could please edit it. That is the best way. और अगर वो भी इम्पॉसिबल है ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, देन द अदर एडवाइस आई कैन गिव यू इज फ्रेश दिमाग के साथ आप फिर देखो आर्टिकल को. मतलब जब आप सुबह उठ जाते हो नमाज के लिए, या वैसे भी आप उठ जाते हो, आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो उसी उसी फ्रेश आप फिर इंतहाई ज़्यादा काम कर सकते हो, इफेक्टिवली काम कर सकते हो. तो आप उस टाइम को अपने आर्टिकल पढ़ के और उसे रिव्यू करने पे भी यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप गलतियाँ ढूँढ सकते हैं. बट स्टिल द बेस्ट वे इज़ पीयर रिव्यू. और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था, क्या हमारे रिसर्च आर्टिकल्स में क्या हम लोग पिक्चर्स की अपलोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल कोई हाँ जी, ऐसी जी. कोई ऐसी पिक्चर्स है जैसे लगती है कि हम फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल लॉ पे बना रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ की कोई ऐसी पीएनजी लगा लें या पिक्चर्स लगा लें, क्या वो हमें हेल्प, ताकि वो लोगों को इफेक्ट भी हो, लोगों को असरअंदाज भी हो कि ये इस चीज़ पे यहाँ से लिया गया है, तो इसका बेनिफिट होता है या नहीं होता? दैट डिपेंड्स, दैट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल यू आर राइटिंग. अगर आपकी डॉक्ट्रिनल आर्टिकल है तो ज़रूरी फिर नहीं होता इतना. अगर आपका आर्टिकल एम्पेरिकल बेस्ड है कि आप मतलब थोड़ी कंक्लूजन, थोड़ी आपने क्या कहते हैं वो दिखाने, लोगों को अफेक्ट ज़रा दिखाना है, एनालिसिस ज़्यादा है आपका, ठीक हो गया. इन सच केसेस इट डिपेंड्स कि आपने मतलब कोई साइंटिफिक तरीके से आप कह रहे हो कि ये देखो ये इफेक्ट्स है, ये वो है, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तस्वीर हम लगा देंगे ताकि लोगों को असर अंदाज हो जाए. So it depends on what type of article you're writing on. As far as when it comes to legal articles, I think there is little use of it, because legal articles जो है they're qualitative, they're based mainly on theory and what does the Supreme Court say and what are the implications of what the Supreme Court has said. हमारे आर्टिकल ज्यादातर उसकी बेसिस पे होते हैं. बट हाँ, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस तस्वीर की जरूरी भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ड्राफ्टिंग के ऊपर लिखा है आर्टिकल, वेल नॉट रियली ड्राफ्टिंग, या आपने कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल, नॉट सॉरी नॉट डॉक्यूमेंट, आपने कोई ऐसी बात के ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल जिसमें एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि ये खास डॉक्यूमेंट यूज होता है, तो आप उस बुनियाद पे वहां तस्वीर अटैच करते हो. सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन यूज इट. So it depends on the type of article you're writing on and the audience you're giving to and what exactly are you trying to say. If you're trying to say कि बहुत ज़्यादा harmful effects है environment का, then yes, it will be very helpful. अगर आप इस वजह से कह रहे हो कि मैंने क्या कहते हैं environmental law के ऊपर लिखना है, कि उसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है और उसकी ये हो रहा है, ठीक हो गया, तो वहां ज्यादातर आपकी फोकस होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है. इन सच केसेस अगर आप उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगा. बट अगर आपने उसकी इम्प्लीकेशन की बात करें कि इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो उन केसेस में भी आप तस्वीर लगा सकते हो आर्टिकल में, जस्ट टू शो इट, प्रोवाइडेड कि दैट द पिक्चर इज एन ऑथेंटिक पिक्चर, इट इज़ नॉट अ मेड अप पिक्चर. इस तरह का पिक्चर नहीं है कि हम कह सकते हैं कि यार ये नकली है, ये अनऑथेंटिक है. इट शुड बी ऑथेंटिक रियल पिक्चर. तो तीसरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि बच्चों की तरफ से कौन सी क्या सोर्स है जो हम लोग वो रिलाए हैं हमारी लीगल रिसर्च में, जिस तरह से न्यूज़पेपर्स वगैरह, क्या वो रिलायबल सोर्स हैं या नहीं है? वो आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें, ताकि लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ हम लोग लीगल रिसर्च में ले सकते हैं। ये मैंने इस सवाल का जवाब तो मैंने शुरू में ही बता दिया था. तो वो आपने बताया था कि वो लीगल रिसर्च के बारे में, अगर लास्ट में ये जो बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया था, वो आप थोड़ा सा इसको समराइज कर दें अच्छा ताकि। जी, ठीक है, ठीक है. आई अंडरस्टैंड. बेसिकली जो लीगल रिसर्च होता है ना, वो स्टार्ट होते हैं लॉ से. व्हाट डज द लॉ से? बाय लॉ आई मीन स्टैट्यूटरी लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई खास प्रोविजन के ऊपर लिखने, कैपेसिटी के ऊपर आपने लिखना है, सेक्शन 11 12 के ऊपर, तो आपने सेक्शन 11 और 12 पहले पढ़ना है. वो क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं, व्हाट इज द लेजिस्लेटर टेलिंग अस, विल ऑफ द लेजिस्लेटर जिसे कहते हैं हम. फिर आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑन सेक्शन 11 12. फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, तो आप पहले लॉ पढ़ते हो, फिर आप जजमेंट्स पढ़ते हो. और जजमेंट्स उस लॉ की बुनियाद पे कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस लॉ के ऊपर, इस प्रोविजन के ऊपर या इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उनकी क्या एप्लीकेशन है, फिर ठीक हो गया.
फिर उसके बाद आप कहते हो यार कि कोई किसी किसी ने इसके ऊपर एकेडमिक काम किया हो, क्योंकि ये जो पहले तो है ना, ये वकील का यही काम होता है, वो ज्यादातर ये देखते हैं। लेकिन एकेडेमिया भी फिर ये करते हैं, ठीक हो गया, वो भी लॉ लॉ देखते हैं और फिर जजमेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन फिर आ जाते हैं तीसरा, वो फिर उससे आगे जाते, वो देखते हैं कि और प्रोफेसर था, कोई और स्कॉलर था, एकेडमिक था क्या, उसने इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो उसकी कोई किताब ढूंढता है, किताब नहीं मिलता, रिसर्च पेपर ढूंढता है, ठीक हो गया। एंड एज फार एज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड, यस दे आर कंसिडर्ड अ सोर्स, दे कैन बी साइटेड एज अ सोर्स प्रोवाइडेड कि वो मतलब but provided that they are, you know, it is provided that it fits, it relates to your article, ठीक हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो उसके ऊपर, क्या कहते हैं, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हुआ था साल 2 साल पहले, तो उसके ऊपर भी काफी आप देख सकते हैं सीनियर वकीला ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे थे कि ये देखो ये इस तरह होना था, तो ये होना था, ये होना था। सो दे गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस देयर, एंड इफ you're writing on the vote of no confidence, you can use those newspaper articles, no doubt. But if the newspaper article is on another topic, then uh, it is not needed as such, ठीक हो गया। मतलब जो मैं मतलब ये सब पे अप्लाई होते हैं कि अगर वो इररेलेवेंट है तो इट शुड नॉट बी अप्लाइड। लेकिन मैं लेकिन जब न्यूज़पेपर की बात करूँ, मैं उस इस तरह बात करूँ कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लिखा है लेकिन बहुत ही जनरल लिखा है, मतलब he wrote it in a very general non specific way, then it is better not to cite it. You should look for those newspaper articles that are written precisely, that are written specifically and directly relates, ठीक हो गया, because they are considered a reliable source in that case. सर, सर लास्ट क्वेश्चन सर इन माय माइंड। तो ये जी है कि हम लोग ने आपने जितनी भी वेबसाइट बताई कि हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या आप हमें जो है ये लास्ट में किसी ने बच्चे ने बोला क्या हमें वो लिंक आप प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं प्रोवाइड सकेंगे, या आप नाम बता दें जी जी कर सकते हैं। ताकि हम लोग, जी जी कर सकते ताकि वो लोग जो है ना हैं। जो भी इस चीज़ को सुनने वाले होंगे तो उनको बताओ ना कि लीगल रिसर्च का आर्टिकल कहाँ पब्लिश होगा, क्या प्रोसेस होता है। और आपने बताया कि कुछ लीगल रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो अपनी अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी के लिए अपने हिसाब से वो बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ अपलोड करो, ये चीज़ यहाँ अपलोड करो, उस हिसाब से देखा जाता है। तो अगर आप लिंक प्रोवाइड करना चाहें लोग ताकि इस चीज़ का भी बेनिफिट लेना चाहें। अ, देखिए मैंने ये बोला था कि बेसिकली हर जर्नल की अपनी क्राइटेरिया होता है। तो हम्म। आप उस जर्नल की जब वेबसाइट विजिट करोगे वहाँ आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। तो जो तो जो जर्नल्स की वेबसाइट है ना, वो तो मुख्तलिफ है, वो तो मैं सारे प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो जर्नल्स होते हैं ना, आपको HJRS में मिल जाएगा, HJRS, ठीक हो गया। वहाँ आपको HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल्स मिल जाएगा, वहाँ फिल्टर्स होते हैं। उस फिल्टर्स में आप लिखोगे कि सोशल साइंसेज, फिर दूसरा में लिखोगे लॉ, फिर आ जाएंगे लॉ की आर्टिकल्स तमाम, लॉ की जर्नल्स आ जाएंगे तमाम। तो वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ आपको नाम मिल जाएंगे, फिर आपने उसी नाम को आपने गूगल में लिखना है, वहाँ आपको वेबसाइट आ जाएगा जर्नल का, ठीक हो गया। एज फार एज पब्लिश थिंग्स गो, पब्लिश आर्टिकल्स, एंड उनकी अपनी क्राइटेरिया होते हैं, ठीक हो गया। कि आपने क्या कहते हैं, आपने आर्टिकल को ऐसे एडजस्ट करना है, आपने इतने अल्फाज लिखना है, आपने क्या कहते हैं, अ, आपने साइट इस तरह करना है, ओस्कोला यूज़ करना है, नहीं तो शिकागो यूज़ करना है, दैट इज़ उनकी अपनी क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो मैं लिंक्स कह रहा था ना, वो अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं कि जहाँ हम अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हैं। और जो हम आर्टिकल्स फिर पब्लिश कर सकते हैं जर्नल में ना, तो हम उनको भी वहाँ अपलोड कर सकते हैं। इन वहाँ एक आपकी ऑथर पेज बन जाते हैं बेसिकली। तो वहाँ आपको अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स मिलते हैं ज़्यादातर। वो होता है SSRN, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क उसे कहते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अनपब्लिश्ड पेपर्स देयर, एंड यू विल आल्सो फाइंड पब्लिश्ड पेपर्स देयर। बट SSRN इटसेल्फ इज नॉट अ जर्नल। वहाँ ये होता है कि कुछ लोगों ने अपनी जर्नल्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, वो उसकी पब्लिश्ड वर्जन को वहाँ भी अपलोड करते हैं SSRN को, ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी से एक्सेस मिल सके, ठीक हो गया। सो यस, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड इट। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं ये क्या कहते हैं SSRN का, ये बहुत ही सिंपल है। इट इज कॉल्ड सोशल साइंस रिसर्च वर्कर, मतलब रिसर्च नेटवर्क। ये आपको मतलब मिल जाएगा उधर, क्या कहते हैं इसे,
हाँ, ये आपको मिल जाएगा इन गूगल। आप गूगल में लिख दे ssrn.com, यू विल फाइंड इट। इसी तरह आप लिख दो academia.edu.com, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक्स चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आफ्टर दिस सेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली भेज दे दूंगा। आप बेशक फिर स्टूडेंट्स को भेज दो। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हेल्प्ड। आई एम वेरी ग्लैड कि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। इंशाल्लाह होपफुली ये लोगों की फ़ायदा काम में आ जाएंगे। आई होपफुली दिस विल बी ऑफ हेल्प टू एवरीवन, एंड आई होप इंशाल्लाह कि आप लोग फिर लिख पाएंगे, बिकॉज यू विल बी द फ्यूचर स्कॉलर्स, यू विल बी द फ्यूचर रिसर्चर्स, स्कॉलर्स एंड इवन jurists इंशाल्लाह ऑफ दिस country. You will be the leading people of this country. So I hope this all helps in order for you to reach that level, inshallah. Thank you again, jazakallah. uh, Thank you again for arranging this session, and again arranging another quick session. Thank you so much for adhering to my request, jazakallah. थैंक यू सो मच सर। ऑफिस। Allah hafiz, jazakallah. क्या कहते, वहाँ पहले कुछ सवाल आया था पिछले सेशन में कि अगर हम डिफाइन करें लीगल रिसर्च सिंप्लीफाई करके, तो लिटरेचर रिव्यू को लीगल रिसर्च तो कैसे, तो वो डिपेंड करते हैं। इफ यू आर अ लॉयर देन इट इज सोनली द लॉ एंड जजमेंट्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। अगर आप एक एकेडमिक प्रोफेसर ऑफ लॉ हो तो आप शायद लॉ, जजमेंट्स, और फिर उससे आगे रिसर्च पेपर्स, किताबें, उससे आगे निकलोगे आप। ठीक हो गया? ठीक है। एनीवे वो तो हो गया। हम आ जाते हैं कि अनपब्लिश पेपर्स हम कहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो हम SSRN में अपलोड कर सकते हैं, academia.edu में भी अपलोड कर सकते हैं। तो academia.edu, SSRN में हम जब अपलोड करते हैं आर्टिकल्स, तो वो पब्लिश पेपर्स नहीं होते। हम उसे क्या कहते हैं, या हम उसे वर्किंग पेपर कहते हैं, या ड्राफ्ट आर्टिकल्स कहते हैं, या प्री प्रिंट्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉन पब्लिश्ड। सो यू कैन अपलोड देम उस, और ये फिर क्या करते हैं, ये आपको आगे आप जर्नल्स को भेजते हैं कि जी ये लड़के ने अपलोड किया पेपर, डू वांट टू रीड इट, डू वांट टू पब्लिश इट, जर्नल्स को भेजते हैं ना। मतलब वो देखते हैं, तो फिर आप तो जर्नल्स के जो एडिटर्स है वो आपको फिर ईमेल भी करते हैं कि जी आप हमें ये पेपर दे दे, वी आर इंटरेस्टेड, वी वांट टू पब्लिश इट। ठीक हो गया? और दूसरा फायदा ये है कि जो हेलो। articles, so there are a lot of journals, academic, the Journal of Law and और मोस्टली ज्यादातर प्रोफेसर्स करते हैं। वो क्यों? टू बिकम अ फुल प्रोफेसर। एक होता है असिस्टेंट, एसोसिएट, पर फुल प्रोफेसर। फुल प्रोफेसर बनने के लिए यू नीड 15 years of teaching and 15 journals in HEC 15 publications in HEC recognized journals। ये आपको HJRS में मिल जाएंगे। HJRS उधर आपने वहां फिल्टर मिल जाएगा, जिसमें आप जब फिल्टर करोगे तो सोशल साइंसेज में डालना है, फिर आगे दूसरे फिल्टर में डालने लॉ, तो आपको लॉ के जर्नल्स मिल जाएंगे। वकील भी पब्लिश करते हैं एकेडमिक एक रिसर्च पेपर, एक लॉ स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बाहर मुल्कों में ये जो बड़े बड़े लॉ जर्नल्स है, हार्वर्ड लॉ रिव्यू हो गया, एंड यू नो दिस स्टैनफोर्ड लॉ रिव्यू एक्सेट्रा, इनके एडिटर्स कौन होते हैं? लॉ स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ लॉ स्टूडेंट्स लिखते हैं। मतलब हार्वर्ड लॉ रिव्यू का एडिटर जो है वो बाराक ओबामा भी रह चुका है। जस्टिस एंटोनिन स्कालिया जो एक इंतहाई बड़े जुरिस्ट है अपने टाइम के, स्कॉलर भी थे, जज और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे 30 साल के लिए अमेरिका में। वो भी एज अ स्टूडेंट ही वाज द एडिटर ऑफ द हार्वर्ड लॉ रिव्यू। सो दीज पीपल would also edit articles of big scholars, big professors। तो वो फिर कमेंट्स करते थे, एडिट करते थे, जी ऐसे करे, ये करे। ठीक हो गया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट शुड बी एबल टू पब्लिश। और अगर आपकी पब्लिकेशंस हो ना, तो ये जो बाहर मुल्क के स्कॉलरशिप्स होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज के, वो इन बातों पे खुश होते हैं। दे लव इट व्हेन पीपल publish articles, they will consider you for scholarship। ठीक हो गया? So publish articles can help you a long way, other than giving you knowledge, it helps you academically। ठीक हो गया? फिर एक और बात, आप जब ये आर्टिकल्स पब्लिश करते हो,
ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, सपोज यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, ये आपको लिखने का शौक है, ये जो आर्टिकल्स है ना, दीज कैन बी चैप्टर्स ऑफ अ बुक इंशाल्लाह। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है, दे हैव मेनी ऑफ देयर बुक्स वर ओरिजिनली आर्टिकल्स। उन्होंने वही आर्टिकल्स को फिर कंपाइल किया था, उसे एडिट किया है, दे मेड इट इनटू अ बुक, सो इट बिकेम अ वेरी गुड बुक। सो ये आपकी पब्लिकेशंस है। बट देन इन अ जर्नल आप जाओगे, जर्नल्स पहले जर्नल्स ढूंढोगे, जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो वैसे वो क्रिमिनोलॉजी का जर्नल है, क्रिमिनोलॉजी का जर्नल है वो, लेकिन वो क्रिमिनल लॉ के ऊपर भी आर्टिकल्स पब्लिश करेगा। तो यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर अ जर्नल। आपको जर्नल मिल गया, जरूरी नहीं कि लॉ के ही जर्नल हो, इट कुड बी जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड एक्सेट्रा। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर हमें लॉ की जर्नल ना मिले और वैसे एक और जर्नल मिलता है, क्या वो हमें कैसे पता चला कि वो हमारे आर्टिकल्स जो लॉ पे है वो पब्लिश करेगा? आप वहां जाओगे ना, उसकी होम पे, उसकी वेबसाइट होगा, उसके आपने स्कोप एंड पॉलिसी देखना है कि ये किस क्या स्कोप है। अबाउट पे जाओगे, वो कहेंगे कि जी हम साइकोलॉजी फलाने 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 टॉपिक्स एंड लॉ में भी पब्लिश करते हैं, देन यू आर गुड टू गो। अगर वो कहते हैं जी हम लॉ में भी पब्लिश करते हैं डिस्पाइट बीइंग अ जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, देन ठीक है, वहां भी पब्लिश कर सकते हो। तो फिर वहां फिर एक और बात आते है कि आपने आर्टिकल कैसे वहां भेजने, तो वहां आर्टिकल के अंदर उधर उनकी वेबसाइट के अंदर ही सिस्टम होते, ओजेएस सिस्टम। ठीक हो गया, तो वहां उनने पहले से ही ऑप्शन दिया होता है सबमिशन का, आपने वहां सबमिशन क्लिक करना है, वो पूरा वहां प्रोसीजर आपको बता देगा, जी इसे यहाँ डालो, फाइल को यहाँ डालो, एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ डाल दो, एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑलरेडी देयर, इट इज अवेलेबल इन द वेबसाइट, इस पे इतनी डिटेल में नहीं जाना। एंड देन आपने आखिर में क्या करना है आपकी ये जब आप पहले देखोगे ना, वहाँ ऑथर गाइडलाइंस या सबमिशन गाइडलाइंस, वहाँ वहाँ जर्नल ने अपने गाइडलाइंस दिया हुआ है, क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जी आर्टिकल को ऐसे फॉर्मेट करना है, आर्टिकल की ये और ये साइटेशन मैनुअल यूज करना है, अस्कोला यूज करना है, शिकागो मैनुअल यूज करना है, एपीए यूज करना है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये वाले यूज करना है। ठीक हो गया, सो दे हैव गिवन यू अ क्राइटेरिया। आपने फिर अपने आर्टिकल को उसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे आपने एडजस्ट करना है, रिफॉर्मेट करना है। ठीक हो गया, फिर आपने जाके भेजना है। फिर वहां पर क्या होता है, एक रिव्यूइंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया, और हाथ से मिल वो रिव्यू करेंगे आर्टिकल को, वो देखेंगे, डबल, इसे कहते हैं डबल ब्लाइंड रिव्यू। डबल ब्लाइंड से ये मुराद है कि वहां आपके नाम नहीं होगा आर्टिकल में, आपके नाम मतलब कहीं और रिकॉर्ड किया जाता है, या वो आपको बोलेंगे कि एक और अलग अलहदा कवर लेटर भेजो या अलहदा कोई फाइल भेजो जिसमें आपका नाम और डिटेल्स हो। लेकिन आर्टिकल के साथ नहीं होगा, क्योंकि जो रिव्यूअर्स होंगे ना वो बड़े और प्रोफेसर होंगे, कोई या वकील हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, अपने एरिया का एक्सपर्ट होता है, तो वो जाके ना वो देखेगा, उसे उसे उस पे उसके ऊपर कमेंट करेगा कि जी इस पे ये बदलो, इसे ये टिक करा दो, एडिट करेगा वो। एंड ही विल कमेंट, यू नो दिस इज रॉन्ग, ये जरा कम करे, इसे ज्यादा करो, ये बहुत ज्यादा कम कर दो, एक्सेट्रा। ठीक हो गया, तो वो फिर वो फिर क्या कहते हैं, आपकी कमेंट्स देखेंगे, एंड दिस कुड इवन टेक, यू नो, अच्छे जर्नल्स जो साल तक ले सकते हैं, साल तक भी इसके ऊपर रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन एज पर एचईसी पॉलिसी, हायर एजुकेशन कमीशन, टू देयर आर टू रिव्यूअर्स। ठीक हो गया, टू रिव्यूअर्स फॉर एन आर्टिकल, वो जाके रिव्यू करेंगे। ठीक हो गया, और कमेंट करेंगे उसके ऊपर। और हाँ, सिमिलैरिटी इंडेक्स, प्लेजरिज्म के लिए ना जो एचईसी पॉलिसी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 19%, सिमिलैरिटी शुड नॉट बी मोर देन 19%। या आप जाके टर्नटेन या और कोई प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, उस पे जाके आप देखोगे। ठीक हो गया, लेकिन कुछ जर्नल्स जो वो अपने इस पे भी अपने क्राइटेरिया कर सकते हैं, वो कहते, कुछ जर्नल्स कहेंगे यार 15% से ज्यादा ना हो, और कुछ इंतहाई स्ट्रिक्ट जर्नल्स कहेंगे 10% से ज्यादा ना हो। तो आपने उसके मुताबिक क्या करना है, उसी प्लेजरिज्म रिपोर्ट को देख के आपने देखने के कहाँ कहाँ सोर्सेज है, और आप या उन सोर्सेज को साइड करो, या आप जाके उन्हीं चीज को ना वापस रीराइट कर दो एक अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, देखो होता है पैराफ्रेज, डू नॉट पैराफ्रेज का मतलब है वही चीज वर्ड टू वर्ड साइड करना, उसी उसी वर्ड टू वर्ड साइड करना, एक चीज आपने चेंज नहीं किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप उसे रीराइट करो और उसे साइड करो, या वैसे रीराइट करो। ठीक हो गया, सो दैट इज हाउ यू आर एबल टू remove the plagiarism or be safe from plagiarism. So it should not be more than 19%, but you know, जर्नल्स के खुद क्राइटेरिया पढ़ो कि वो लोग कितने क्राइटेरिया सेट किया उनने। ठीक है, और उधर उधर उनकी वर्ड लिमिट होगा, उसकी वर्ड लिमिट भी आपने एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं यार 8,000 से ज्यादा लफ्ज ना हो, जर्नल कहते हैं आपके 8,000 से ज्यादा, तो आपने उस वर्ड लिमिट को भी कम करना है। ठीक हो गया, एंड दैट इज इट। सो दिस इज पब्लिकेशंस कि ये पब्लिश ऐसे किया जाता है आर्टिकल्स को। ठीक हो गया, इससे आर्टिकल ठीक हो गया। एंड मैंने फिर बता दिया कि ये आपके फ्यूचर में किताब के चैप्टर भी बन सकते हैं, ये आपके फ्यूचर में नॉलेज नॉलेज बेसिस आपकी बढ़ा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई और पढ़ेगा, वो आपको क्रिटिक भी दे सकते हैं, क्रिटिक ना दिए उसने कुछ सीख लिया, वो आपको दुआई करेगा अच्छा खासा, दे विल प्रे फॉर यू।
that they have learned something new. And of course, लाइक आई सेड, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप्स में बड़ा काम आता है। तो जो भी बाहर के इंटरनेशनल प्रोग्राम्स है, दे विल लव पब्लिकेशंस, ठीक हो गया? एंड इफ यू आर एमिंग टू बी एन एकेडमिक, तो एचडीआरएस में जो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं, वहाँ कोशिश करो पब्लिश करो। लेकिन अगर आपका दिल नहीं है, देन आप वैसे भी कोई जर्नल में पब्लिश करो, लेकिन यार देखो कि उसकी क्राइटेरिया क्या है, और कोई बेहतर, ज़्यादा मज़ेदार क्राइटेरिया है, बेहतर जर्नल है, तो उसमें पब्लिश किया करो। एंड दैट इज़ ऑल आई सपोज़। या यही था। सर मेरे अगेन थैंक यू वेरी मच। कुछ यस, यस, प्लीज़। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप उसके साथ जो भी हमारे सुनने वाले होंगे उनके साथ भी ये रिलेटेड करे होंगे। मैं पहला क्वेश्चन जो हम मेरे दिमाग में आया हुआ है कि है ना, क्या लीगल रिसर्च का एआई पे इफेक्ट फ्यूचर में फ्यूचर में इफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो हमारे यहाँ बहुत सी बच्चे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को देखकर वो बोल रहे हैं कि यही रिलेटेड है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो इसके बेसिस पर आपका रिसर्च, लीगल रिसर्च पर क्या कहना चाहेंगे? उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें ताकि हम लोग इस चीज़ को यार मेरे जो अपने एक्सपीरियंस है ऑन चैट जीपीटी, आई डिड नॉट फाइंड इट सो हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था कि इसमें देखूं कि ये क्या क्या कहता है, एंड मैंने जहाँ तक नोट किया, मैंने जो चीज़ मांगा था उसे गलत बताया था। इट वॉज इनकरेक्ट, एंड आई फाउंड इट एज अ मोर सुपीरियर फॉर्म ऑफ गूगल, बट रियली मुझे इतना इतना उसका फ़ायदा नहीं लगा जितना लोग कहते हैं। बट हाँ, एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, राइटिंग में बड़ा फ़ायदा आ जाता है, कि लिखाई में आपकी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उसका। लेकिन हालांकि मैंने क्योंकि इतना इस्तेमाल नहीं किया चैट जीपीटी, आई कैन नॉट से कि ये रिसर्च से बहुत ही दूर रह जाएगा, बट इन टर्म्स ऑफ राइटिंग it can help you a lot. But I would suggest that use it as a tool. It is not your, क्या कहते हैं, फाउंडेशनल, इस पे कोई फाउंडेशन आपकी नहीं बन सकती रिसर्च की। आजकल प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्ट है, पता चल जाता है। यू कैन नॉट यूज इट टू राइट योर ओन आर्टिकल, और राइट majority of your own of your whole article. It will help you, so use it as a tool and use it correctly, use it wisely. उसमें काफ़ी मटेरियल, जहाँ तक मैंने नोट किया था, आई फाउंड मेजर थिंग्स ऑन इट विच वर इनकरेक्ट, अपने मेरे रिसर्च के वाले से। मतलब रिसर्च की मेथडोलॉजी होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, ये मैंने शुरू से भूल गया आपको बताना है। एक होते हैं डॉक्ट्रिनल, डॉक्ट्रिनल होता है कि आपने डायरेक्ट एक चीज़ को पढ़ लिया डायरेक्टली, जैसे कि आपने लॉ को पढ़ लिया, फिर आपने पढ़ लिया जजमेंट्स को पढ़ लिया, देन आफ्टर दैट यू रीड बुक्स, देन आफ्टर दैट यू रीड व्हाट डू वी कॉल these research papers and articles। एक होते हैं फिर empirical, आप उसमें analysis करते हो, and things and etc। फिर होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये अब मैं ज़रा सवाल से दूर निकलता हूँ, लेकिन मैं इसे रिलेट अभी करता हूँ। क्वालिटेटिव ये होते हैं कि आप रिसर्च पे ज़्यादातर थ्योरी में जाते हो, क्वालिटी की उसके ऊपर बेस करते हो। क्वांटिटेटिव ये होता है अपने रिसर्च के रिजल्ट साथ करने हैं, जैसे कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, ये जो साइंटिस्ट की रिसर्च होता है, उसमें उन्हें डेटा कलेक्ट करना है कि यार इसे टेस्ट, उसकी टेस्टिंग होते है, डेटा कलेक्ट करते हैं कि जी जी हमारा ये टेस्ट सब्जेक्ट, हमारा ये काम हुआ है, ये रिजल्ट्स निकले, ठीक हो गया। सो एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड, आई डू नॉट सी कि चैट जीपीटी इसमें उस तरह मदद कर सकते हैं जैसे कि इंसान कर सकते हैं। द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड इज फार टू कॉम्प्लेक्स। Even then, yes, it is a growing tool, but it is that a tool, it is nothing more. You can use it especially for your writing, but as far as your own research is concerned, आई बिलीव कि आपके अपने जो दिमाग है, आप जो अपने तौर पे पढ़ते हो, अपने तौर पे समझते हो, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। सर ये तो समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन सराइज हो रहा है कि कौन से जो आपने बताया कि हमें एकेडमिक राइटिंग वगैरह, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल तो हम लोगों ने लिख लिया, हम लोगों ने कैसे पता चले कि जी, हम जी। लोगों ने राइट लिखा है या रॉन्ग लिखा है? वो कोई ऐसी वेबसाइट हैं जो हमें बता सकेगी कि ये हम लोगों ने आर्टिकल जो राइट किया है, क्या वो उसका सरकमफ्रेंस यही है या नहीं है? उसके लिए क्या हमें पिक्चर्स की ज़रूरी होती है कि हम लोग उस पे आर्टिकल्स में हम लोग कुछ पिक्चर्स अपलोड करें? क्या वो ज़रूरी है या नहीं है? ऐसा कोई मुझे वेबसाइट का नहीं पता जो आपके आर्टिकल की क्वालिटी का पता कर सकते कैसे लिखा हुआ है। एज़ फार एज़ आई एम अवेयर, मुझे नहीं पता इस तरह का कोई वेबसाइट। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है, वो यही है कि पीयर रिव्यू का मुराद ये है कि आप एक किसी दूसरे दोस्त को बोल दो या किसी और को बोल दो, वो आपके आर्टिकल को पढ़ ले, वो फिर उसके अंदर गलतियाँ निकाल देगा। और ये नहीं हो सकता कि मतलब, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके आर्टिकल में गलती ना हो। ह्यूमन एरर एग्जिस्ट,
इंसान गलती करता रहता है, तो उस आर्टिकल को रिव्यू करना है। सो पीयर रिव्यू अपने पीयर्स को बता दे, फेलो लॉ स्टूडेंट्स हो आप या आपके कोई सीनियर होगा, उसको बोल दो, ही विल रिव्यू इट फॉर यू, वो आप वहां से गलतियां ढूंढ सकते हैं, ठीक हो गया। इवन इफ ही डज नॉट नो अबाउट लीगल रिसर्च as much as you know someone who does it frequently, ठीक हो गया। ये अगर आपके कोई प्रोफेसर अच्छा खासा भी कह सकते हैं, इस पे आप रिव्यू करें, कमेंट करो क्या मेरी गलतियां क्या क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स हैव आई मेड एंड व्हाट शुड आई डू टू इंप्रूव इट, आप वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, जो एक और तरीका ये है कि जब आप वैसे ही सबसे बेहतरीन तरीके है कि आप पेयर रिव्यू ही करो, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, कुछ जर्नल्स ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमें रिव्यू का रिक्वेस्ट भेज दो, एक्सपीडिएटेड रिव्यू का, और हमें टाइमलाइन बता दो, हम आपकी आर्टिकल आपके लिए रिव्यू कर देंगे और हम आपको वापस भेज देंगे। एंड एज फार एज आई एम अवेयर वो पैसे भी लेते हैं, काफी जर्नल्स के पैसे भी लेते हैं। सो द बेस्ट वे इज आस्क योर peer, ask your friend, your senior, your mentor, your teacher to review it, to comment on it, what have I done wrong and how can I improve it, and if you could please edit it, that is the best way। और अगर वो भी इम्पॉसिबल है ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टांसेस, देन द अदर एडवाइस आई कैन गिव यू इज फ्रेश दिमाग के साथ आप फिर देखो आर्टिकल को। मतलब जब आप सुबह उठ जाते हो नमाज के लिए या वैसे भी आप उठ जाते हो, आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो उसी उसी फ्रेश आप फिर इंतहाई ज्यादा काम कर सकते हो, इफेक्टिवली काम कर सकते हो। तो आप उस टाइम को अपने आर्टिकल पढ़ के और उसे रिव्यू करने पे भी यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप गलतियां ढूंढ सकते हैं। बट स्टिल द बेस्ट वे इज पेयर रिव्यू। और दूसरा क्वेश्चन जो मेरा था, क्या हमारे रिसर्च आर्टिकल्स में क्या हम लोग पिक्चर्स की अपलोडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल कोई हाँ जी ऐसी जी। कोई ऐसी पिक्चर्स है जैसे लगती है कि हम फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल लॉ पे बना रहे हैं, हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ की कोई ऐसी पीएनजी लगा लें या पिक्चर्स लगा लें, क्या वो हमें हेल्प, ताकि वो लोगों को इफेक्ट भी हो, लोगों को असरअंदाज भी हो कि ये इस चीज़ पे यहाँ से लिया गया है, तो इसका बेनिफिट होता है या नहीं होता? दैट डिपेंड्स, दैट ऑनेस्टली डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल यू आर राइटिंग। अगर आपकी डॉक्ट्रिनल आर्टिकल है तो ज़रूरी फिर नहीं होता इतना। अगर आपका आर्टिकल एम्पेरिकल बेस्ड है कि आप मतलब थोड़ी कंक्लूजन, थोड़ी आपने क्या कहते हैं वो दिखाने, लोगों को इफेक्ट ज़रा दिखाना है, एनालिसिस ज़्यादा है आपका, ठीक हो गया। इन सच केसेस इट डिपेंड्स कि आपने मतलब कोई साइंटिफिक तरीके से आप कह रहे हो कि ये देखो ये इफेक्ट्स है, ये वो है, हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तस्वीर हम लगा देंगे ताकि लोगों को असर अंदाज हो जाए। So it depends on what type of article you're writing on. As far as when it comes to legal articles, I think there is little use of it, क्योंकि legal articles जो है they're qualitative, they're based mainly on theory and what does the Supreme Court say and what are the implications of what the Supreme Court has said। हमारे आर्टिकल ज्यादातर उसकी बेसिस पे होते हैं। बट हाँ, इन सर्टन सर्कमस्टांसेस तस्वीर की जरूरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ड्राफ्टिंग के ऊपर लिखा है आर्टिकल, वेल नॉट रियली ड्राफ्टिंग, या आपने कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल, नॉट सॉरी नॉट डॉक्यूमेंट, आपने कोई ऐसी बात के ऊपर लिखा हुआ है आर्टिकल जिसमें एक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है कि ये खास डॉक्यूमेंट यूज होता है, तो आप उस बुनियाद पे वहां तस्वीर अटैच करते हो, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू कैन यूज इट। So it depends on the type of article you're writing on and the audience you're giving to and what exactly are you trying to say। If you're trying to say कि बहुत ज़्यादा harmful effects है environment का, then yes it will be very helpful। अगर आप इस वजह से कह रहे हो कि मैंने क्या कहते हैं environmental law के ऊपर लिखना है कि उसकी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है और उसकी ये हो रहा है, ठीक हो गया, तो वहां ज्यादातर आपकी फोकस होगा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। इन सच केसेस अगर आप उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगा, बट अगर आपने उसकी इम्प्लीकेशन की बात करें कि इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो उन केसेस में भी आप तस्वीर लगा सकते हो आर्टिकल में, जस्ट टू शो इट, प्रोवाइडेड कि दैट द पिक्चर इज एन ऑथेंटिक पिक्चर, इट इज़ नॉट अ मेड अप पिक्चर। इस तरह का पिक्चर नहीं है कि हम कह सकते कि यार ये नकली है, ये अनऑथेंटिक है। इट शुड बी ऑथेंटिक रियल पिक्चर। तो तीसरा क्वेश्चन अराइज हुआ कि बच्चों की तरफ से कौन सी क्या सोर्स है जो हम लोग वो रिलाए हैं हमारी लीगल रिसर्च में, जिस तरह से न्यूज़पेपर्स वगैरह, क्या वो रिलायबल सोर्स हैं या नहीं है? वो आप थोड़ा सा इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताना चाहें, ताकि लोगों को पता हो कि कौन सी चीज़ हम लोग लीगल रिसर्च में ले सकते हैं। ये मैंने सारा इस सवाल का जवाब तो मैंने शुरू में ही बता दिया था।
तो वो आपने बताया था कि वो लीगल रिसर्च के बारे में, अगर लास्ट में ये जो बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया था, वो आप थोड़ा सा इसको समराइज कर दें अच्छा, ताकि। ठीक ठीक है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड। बेसिकली जो लीगल रिसर्च होते हैं ना, वो स्टार्ट होते हैं लॉ से। व्हाट डज द लॉ से? बाय लॉ आई मीन स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई खास प्रोविजन के ऊपर लिखने, कैपेसिटी के ऊपर आपने लिखना है, सेक्शन 11 12 के ऊपर। तो आपने सेक्शन 11 और 12 पहले पढ़ना है। वो क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं, व्हाट इज द लेजिस्लेटर टेलिंग अस, विल ऑफ द लेजिस्लेटर जिसे कहते हैं हम। फिर आप पढ़ते हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑन सेक्शन 11 12। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो आप पहले लॉ पढ़ते हो, फिर आप जजमेंट्स पढ़ते हो। और जजमेंट्स उस लॉ की बुनियाद पे कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस लॉ के ऊपर, इस प्रोविजन के ऊपर या इस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उनकी क्या एप्लीकेशन है। फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप कहते हो यार कि कोई किसी किसी ने इसके ऊपर एकेडमिक काम किया हो, क्योंकि ये जो पहले तो है ना, ये वकील का यही काम होता है, वो ज्यादातर ये देखते हैं। लेकिन एकेडेमिया भी फिर ये करते हैं, ठीक हो गया, वो भी लॉ लॉ देखते हैं और फिर जजमेंट्स पढ़ते हैं। लेकिन फिर आ जाते हैं तीसरा, वो फिर उससे आगे जाते, वो देखते हैं कि और प्रोफेसर था, कोई और स्कॉलर था, एकेडमिक था क्या, उसने इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो उसकी कोई किताब ढूंढता है, किताब नहीं मिलता, रिसर्च पेपर ढूंढता है। ठीक हो गया। एंड एज फार एज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आर कंसिडर्ड, yes they are considered a source, they can be cited as a source provided कि वो मतलब uh, but provided that they are, you know, it is provided that it fits, it relates to your article। ठीक हो गया। एंड फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो उसके ऊपर, क्या कहते हैं, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हुआ था साल 2 साल पहले, तो उसके ऊपर भी काफी आप देख सकते हैं सीनियर वकीला ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे थे कि ये देखो ये इस तरह होना था, तो ये होना था, ये होना था। सो दे गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशंस देयर। एंड इफ you're writing on the vote of no confidence, you can use those newspaper articles, no doubt। But if the newspaper article is on another topic, then uh, it is not it is not needed as such। ठीक हो गया। मतलब जो मैं मतलब ये सब पे अप्लाई होते हैं कि अगर वो इररेलेवेंट है तो इट शुड नॉट बी अप्लाइड। लेकिन मैं लेकिन जब न्यूज़पेपर की बात करूं, मैं उस इस तरह बात करूं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने लिखा है लेकिन बहुत ही जनरल लिखा है, मतलब he wrote it in a very general non specific way, then it is better not to cite it। you should look for those newspaper articles that are written precisely, that are written specifically and directly relates। ठीक हो गया। because they are because they are considered a reliable source in that case। सर, सर लास्ट क्वेश्चन सर इन माय माइंड। तो ये जी है कि हम लोग ने, आपने जितनी भी वेबसाइट बताई, कि हम लोगों ने कौन सी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या आप हमें जो है ये लास्ट में किसी बच्चे ने बोला, क्या हमें वो लिंक आप प्रोवाइड कर सकेंगे या नहीं बता प्रोवाइड सकेंगे, या आप नाम बता दें जी जी कर सकते हैं। ताकि हम लोग, जी जी कर सकते ताकि वो लोग जो है हैं। ना, जो भी इस चीज़ को सुनने वाले होंगे, तो उनको पता होना कि लीगल रिसर्च का आर्टिकल कहाँ पब्लिश होगा, क्या प्रोसेस होता है। और आपने बताया कि कुछ लीगल रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो अपनी अपनी लीगल टर्मिनोलॉजी के लिए अपने हिसाब से वो बोलते हैं कि ये चीज़ यहाँ अपलोड करो, ये चीज़ यहाँ अपलोड करो, उस हिसाब से देखा जाता है। तो अगर आप लिंक प्रोवाइड करना चाहें लोग, ताकि इस चीज़ का भी बेनिफिट लेना चाहें। देखिए, मैंने ये बोला था कि बेसिकली हर जर्नल की अपनी क्राइटेरिया होता है। तो हम्म। आप उस जर्नल की जब वेबसाइट विजिट करोगे, वहाँ आपको मिल जाता है। ठीक हो गया। तो जो तो जो जर्नल्स की वेबसाइट है ना, वो तो मुख्तलिफ है, वो तो मैं सारे प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन जो जर्नल्स होते हैं ना, आपको HJRS में मिल जाएगा, HJRS। ठीक हो गया। वहाँ आपको HEC रिकग्नाइज जर्नल्स मिल जाएगा। वहाँ फिल्टर्स होते हैं। उस फिल्टर्स में आप लिखोगे कि सोशल साइंसेज, फिर दूसरा में लिखोगे लॉ, फिर आ जाएंगे लॉ की आर्टिकल्स तमाम, लॉ की जर्नल्स आ जाएंगे तमाम। तो वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ आपको नाम मिल जाएंगे, फिर आपने उसी नाम को आपने गूगल में लिखना है, वहाँ आपको वेबसाइट आ जाएगा जर्नल का। ठीक हो गया। एज फार एज पब्लिश थिंग्स गो, पब्लिश आर्टिकल्स, एंड उनकी अपनी क्राइटेरिया होते हैं। ठीक हो गया। कि आपने क्या कहते हैं, आपने आर्टिकल को ऐसे एडजस्ट करना है, आपने इतने अल्फाज लिखना है, आपने क्या कहते हैं, अ, आपने साइट इस तरह करना है, ओस्कोला यूज करना है, नहीं तो शिकागो यूज करना है। दैट इज उनकी अपनी क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो मैं लिंक्स कह रहा था ना, वो अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स की भी बात कर रहे हैं कि जहां हम अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हैं। और जो हम आर्टिकल्स पर पब्लिश कर सकते हैं जर्नल में ना, तो हम उनको भी वहां अपलोड कर सकते हैं। इन वहां एक आपकी ऑथर पेज बन जाते हैं बेसिकली।
तो वहां आपको अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स मिलते हैं ज्यादातर। वो होता है SSRN, सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क उसे कहते हैं। वहां आपको मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अनपब्लिश्ड पेपर्स देयर, एंड यू विल आल्सो फाइंड पब्लिश्ड पेपर्स देयर। बट SSRN इटसेल्फ इज नॉट अ जर्नल। वहां ये होता है कि कुछ लोगों ने अपनी जर्नल्स में जो आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, वो उसकी पब्लिश्ड वर्जन को वहां भी अपलोड करते हैं SSRN को, ताकि लोगों को ज्यादा आसानी से एक्सेस एक्सेस मिल सके। ठीक हो गया। सो यस, आई विल बी एबल टू प्रोवाइड इट। मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं ये क्या कहते हैं SSRN का, ये बहुत ही सिंपल है। इट इज कॉल्ड सोशल साइंस रिसर्च वर्कर, मतलब रिसर्च नेटवर्क। ये आपको मतलब मिल जाएगा उधर, क्या कहते हैं इसे, हाँ, ये आपको मिल जाएगा इन गूगल। आप गूगल में लिख दे SSRN.com, यू विल फाइंड इट। इसी तरह आप लिख दो academia.edu.com, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लिंक्स चाहिए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आफ्टर दिस सेशन मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं आपको डायरेक्टली भेज दे दूंगा। आप बेशक फिर स्टूडेंट्स को भेज दो। ठीक हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हेल्प्ड। आई एम वेरी ग्लैड कि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। इंशाल्लाह होपफुली ये लोगों की फ़ायदा काम में आ जाएंगे। आई होपफुली दिस विल बी ऑफ हेल्प टू एवरीवन, एंड आई होप इंशाल्लाह कि आप लोग फिर लिख पाएंगे, बिकॉज यू विल बी द फ्यूचर स्कॉलर्स, यू विल बी द फ्यूचर रिसर्चर स्कॉलर्स एंड इवन jurists इंशाल्लाह of this country. You will be, you will be the leading people of this country. So I hope this all helps in order for you to reach that level, inshallah. Thank you again, jazakallah. uh, Thank you again for arranging this session, and again arranging another quick session. Thank you so much for adhering to my request, jazakallah. थैंक यू सो मच सर, ऑफिस। Allah hafiz, jazakallah.